नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम भारतीय संविधान की जो सीरीज है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश सामान्य विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी और आधुनिक भारत की सीरीज चला रहे हैं। इसके अलावा हमने आज से भारतीय संविधान की सीरीज शुरू की है। ये हमारी भारतीय संविधान की पहली क्लास होगी। तो भारतीय संविधान का जो इतिहास माना जाता है, वो जो अंग्रेजों के द्वारा जो अधिनियम थे, वो लागू किए गए अधिनियम थे, उन्हीं से भारतीय संविधान का इतिहास शुरू होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किए गए हैं, कितने अधिनियम टोटल आए हैं, कौन से अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए हैं, कौन से अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में लागू किए गए अधिनियम है, तो दो तरीके के अधिनियम भारत में लागू किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। एक तो अधिनियम किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए थे वो 1773 से 1857 तक हुए। 1857 तक इन्होंने कुल 6 अधिनियम लागू कर दिए थे। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जो भारत में जो ब्रिटिशर्स आए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ही आए थे, जैसा कि हमने देखा है इतिहास में। तो जो इन्होंने जो 1773 में लागू किए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1400 में आ गई थी, लेकिन जब ये अधिनियम लागू होना शुरू हुए वो 1773 से हुए। हम देखेंगे कि ये क्यों 1773 तक हुए, उससे पहले क्या होता था। तो 1773 से 1857 तक कुल 6 अधिनियम लागू किए गए। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अलावा जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए हैं वो 1857 से 1947 यानी आजादी तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिनियम लागू किए गए हैं। कुल 7 अधिनियम। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कुल अधिनियम लागू किए गए थे वो है 6, और जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अधिनियम लागू किए गए हैं वो है कुल 7 अधिनियम। तो पहले हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए हैं और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कौन कौन से अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम लागू किया गया था वो पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट। यानी रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किया गया पहला अधिनियम था। दूसरा जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा एक्ट था। ये 1784 में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके 10 साल बाद 83-84, तो जो 10 साल यानी टोटल 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ 1784 में। अगला जो एक्ट आया तीसरा वो था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आया 1793 में। 1793 में ये आया कौन सा? चार्टर एक्ट। चौथा जो एक्ट आया वो भी था चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। अगला जो 5वां एक्ट आया वो आया 1833 का चार्टर एक्ट। और लास्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अंतिम एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1857 का। इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई थी। तत्पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने जो भारत में जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अपने हाथों में ले लिया था। तो जो चार्टर एक्ट जो आए वो कुल 4 चार्टर एक्ट आए। चार्टर एक्टों में सबसे पहले 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1857 में पहला जो एक्ट आया वो था रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कुछ रेगुलेट किए गए थे, उनके बारे में हम देखेंगे। 1773 में आई। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1784 में आया। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए एक्टों के बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कुल 7 एक्ट लागू किए गए हैं, जिनमें पहला एक्ट था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो आया वो 1858 में आया, 1858 में, यानी 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम 1858 में। अगला जो आया वो आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। पहला जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किया गया एक्ट था वो था भारत सरकार अधिनियम। यदि ये पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा पहला कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, तो उसमें आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। यदि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किया गया पहला अधिनियम कौन सा था, तो वो आएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। यानी 1857 एक नॉर्मल है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने भारत में शासन किया। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो पहला जो ब्रिटिश क्राउन का था भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा जो आया जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला जो आया भारतीय परिषद का, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, यानी 1892 में आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चौथा जो आया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वो आया भारत परिषद अधिनियम 1809।
यानी 3 ये भारत परिषद अधिनियम आए थे, 61 में, 92 में और 9 में। 1909 में ये भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। इसके बाद आया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तत्पश्चात आया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और अंतिम जो आया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वो था भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो कुल मिलाकर 7 अधिनियम जो थे ये ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में लागू किए गए 1858 में, 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन कौन से जो अधिनियम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए, कौन कौन से अधिनियम थे जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए। तो अब हम इन अधिनियमों को बारी बारी से उठाएंगे और इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इनके अंतर्गत क्या प्रोसेस की गई, क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजिंग हुए हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला एक्ट है उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये पहला एक्ट माना जाता है। इसको जो अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पहला एक्ट लाया गया वो है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये डेट और इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सीधे पूछे जाते हैं। तो इसको पहला एक्ट माना जाता है। इसी के अंतर्गत भारतीय शासन में कुछ बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे पहला संविधान भी माना जाता है। इसके अंतर्गत कुछ नियम कानून बनाए गए थे, इसलिए इसे पहला संविधान भी माना गया, पहला एक्ट भी माना जाता है। यानी कहा जाता है इसको पहला संविधान कहा जाता है। किसको? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ये एक्ट आने के पीछे केवल इतनी सी बात थी कि ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो उस समय पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक हालात वो थे वो खराब हो गए। आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाने के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चेयरमैन थे इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय पर लॉर्ड नॉर्थ को इन्होंने पत्र लिखा। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन ने लॉर्ड नॉर्थ को पत्र लिखा और ये कहा कि हमें 40 लाख पाउंड की सहायता की आवश्यकता है। किसने कहा? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चेयरमैन हुआ करते थे उस समय पर, उन्होंने लिखा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को, लॉर्ड नॉर्थ को पत्र लिखा कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है जिसमें आप हमें 40 लाख पाउंड की सहायता करें। तब जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने क्या किया? अपनी मंत्रिमंडल को बुलाया, मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था जिसमें ये मंत्री थे उनके सारे, इन लोगों के कहीं ना कहीं आर्थिक जो इसमें कुछ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन लोगों के भी इनमें कुछ शेयर्स हुआ करते थे। इनका भी उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बेनिफिट में इनका लाभ छुपा था मंत्रिमंडल का। इसलिए मंत्रियों ने इसका निर्णय लिया कि ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया जाना चाहिए। तो क्योंकि इन लोगों का भी पीछे से कुछ रोल था, मंत्रियों का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उनका, तो इसलिए निर्णय लिया गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता की गई 40 लाख पाउंड की, लेकिन कुछ नियमों को रेगुलेट किया गया, यानी परिवर्तित किया गया, उन्हीं में सुधार किया गया। तो नियम जो रेगुलेट किए गए थे इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। क्यों पड़ा? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी ब्रिटिश क्राउन से, इन्होंने आर्थिक सहायता जो 40 लाख पाउंड की ली थी, उसके बाद उनके कुछ नियमों में रेगुलेट किया गया जिससे इनके ये नया एक्ट पड़ गया रेगुलेटिंग एक्ट। अब चूंकि इन्होंने 40 लाख पाउंड की इनसे सहायता ली है तो ब्रिटिश क्राउन ने धीरे धीरे ये सोचा कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया जो शासन कर रही है उसको धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में लेने की वजह से इन्होंने इसकी सहायता भी की और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसमें कुछ रेगुलेट किया। और रेगुलेटिंग एक्ट, पहला एक्ट आया कब? 1773 में। तो भारत में जो पहला एक्ट लागू किया गया उसके पीछे जो मंशा थी, उसके पीछे का जो कारण था वो था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, जिस वजह से पहला एक्ट आया। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब हम देखेंगे कि इसमें 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे और भी अन्य एक्टों को विस्तार से बारी बारी उठा के चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया पहला, उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, इसका जो पद था गवर्नर का, इस पद को समाप्त करके एक नया पद का सृजन किया गया
गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था वो ये जो पहले जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स। जब ये गवर्नर जनरल का पद बना, इससे पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो इसे ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी यदि क्वेश्चन ऐसा होता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, और यदि ऐसा पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी वॉरेन हेस्टिंग्स ही आएगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर भी यही था और बंगाल का गवर्नर जनरल भी इसे ही बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को, गवर्नर जनरल के पद के सृजन के बाद। अब हम बात करेंगे जो गवर्नर जनरल की जो इसके बाद जो हुआ, जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, यानी एक 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और कहा गया कि ये जो समिति है, ये जो गवर्नर जनरल है उसके कार्यों में ये सहायता का कार्य करेगी। सभी कानून जो भी कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी कानून लाए जाएंगे, वो कानून सभी, ये जो भी कानून है, इस पर जो 4 सदस्यीय समिति है, इसकी सहमति के बाद ही सारे कानून पारित किए जाएंगे। यानी इसमें जो होगा, निर्वाचन की स्थिति उत्पन्न होगी। जो 4 सदस्यीय समिति, इसमें यदि सहमति होती है किसी कानून पर, तभी उसको पारित किया जाएगा। यदि बहुमत की स्थिति नहीं है, यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है कि 2 और 2 की स्थिति बनती है, तब ऐसी स्थिति होने पर गवर्नर जनरल जो होता है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया था, कि जो गवर्नर जनरल है फिर वो डिसाइड करेगा कि इस कानून को पारित होना है या नहीं होना है। क्योंकि अगर बहुमत की स्थिति इन्हीं कंडीशन में बनती है कि यदि 4 वोट है तो 2 वोट हाँ और 2 वोट ना के पड़ते हैं, तो इसमें गवर्नर जनरल का जो वोट जिसको मिल जाएगा, तो उसको ये कानून पारित होगा या ना होगा, तो ये गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड हो जाता था। तो यदि बहुमत की स्थिति ना हो तब, यदि बहुमत की स्थिति रहती है तो फिर उसके बाद उस कानून को पारित किया जाता था परिषद की सहमति से। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे बड़ा जो कार्य हुआ, वो हुआ कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा गया है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। जो पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी घोषणा तो 1773 में हो गई थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का बनकर निर्माण हुआ वो 1774 में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ, तो वो 1774 होगा, लेकिन स्थापना जो घोषणा की गई थी वो 1773 में सुप्रीम कोर्ट की। तो शब्द केवल घोषणा का अगर पूछा जाता है तो 73 में, यदि स्थापना पूछी जाती है तो 74 में। इसके अलावा कहा गया कि जो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं, उनको निजी व्यापार करने की परमिशन नहीं थी, यानी उनको निजी व्यापार करने से मना कर दिया गया था कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं वो कोई किसी भी तरीके का निजी व्यापार नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो प्रावधान थे वो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं कि बंगाल के गवर्नर का पद बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इस तरीके से कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये कंपनी में कुछ परिवर्तन हो गए थे। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद 1857 के बाद तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ही सारा प्रशासन शासन आ जाता है भारत का। तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे और जो आगे के जो एक्ट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।